स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब चुनाव होता है तो अपने अपने दावे करती है कि वो जो है इस चुनाव में जीत हासिल करने जा रही है। ऐसा ही कुछ दावा छत्तीसगढ़ में भी किया जा रहा है। दोनों ही दल जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के मजबूत दावेदारी होने का और सीटें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी कहती है कि वो 11 की 11 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस भी इसी तरह का दावा करती है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऐसा होना नामुमकिन है कि सभी दोनों दल 11 की 11 सीटें जीत जाएं। तमाम तरह के सर्वे कराए जाते हैं राजनीतिक दलों द्वारा कि उनकी स्थिति क्या है, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो कोई सर्वे नहीं है, बल्कि राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीतने का जो दावा सार्वजनिक रूप से या कैमरे के सामने करते हैं, क्या वास्तव में कैमरे के पीछे वो ऐसा ही मानते हैं? ये पूरा जो है विश्लेषण उसी पर आधारित है। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के विश्लेषण के बारे में बताएंगे कि वो 11 की 11 सीटों को लेकर के क्या सोचती है। ये जो पूरा विश्लेषण है वो भारतीय जनता पार्टी के कई सीनियर लोगों से हुई आपसी बातचीत का निष्कर्ष है। और आने वाले समय में यानी अगले वीडियो में हम आपको कांग्रेस के इंटरनल विश्लेषण यानी कि आंतरिक विश्लेषण के बारे में भी जानकारी देंगे कि क्या वास्तव में जो कैमरे के सामने या सार्वजनिक रूप से दावा किया जाता है वो पर्दे के पीछे उसको लेकर के क्या चर्चा होती है। कितनी ऐसी सीटें हैं जिसको जीतने का वो वास्तव में अनुमान लगा रही हैं और कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर कड़े संघर्ष की बात पार्टियां इंटरनली मान रही हैं। आपको फिर से बता दें कि ये कोई सर्वे नहीं है, ये पार्टियों का जो इंटरनल विश्लेषण है यानी कि जो आंतरिक विश्लेषण है, इंटरनल एनालिसिस है, वो हम इसके बारे में बता रहे हैं। और इसको लेकर के अलग अलग नेताओं से हमारी जो बातचीत हुई उसके आधार पर ये पूरा विश्लेषण है। आज हम बता रहे हैं आपको बीजेपी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर के नेता और छत्तीसगढ़ स्तर के नेता वास्तव में जो दावा सामने करते हैं, मीडिया के सामने करते हैं या सार्वजनिक रूप से जो बात करते हैं कि वो 11 की 11 सीट जीत रही है, वैसा वास्तव में पार्टी के अंदर जो पर्दे के पीछे है यानी कि जो बैक स्टेज है उस पर ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं मानते हैं। और ये बात हम बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हुई बातचीत के आधार पर कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किन सीटों पर अपने आप को सीधी जीत के रूप में, सीधी जीत दर्ज कराने की स्थिति में अपने आप को कहती है। तो वो सबसे जो सीधी जीत की जो बात हो रही है कि जहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, यानी कि बीजेपी ये मानती है कि वो इन 2 सीटों को बड़ी आसानी से जीत सकती है। यानी कि 11 में से केवल 2 ऐसी सीट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आंतरिक विश्लेषण में ये मानते हैं कि केवल 2 सीट ऐसी हैं जिनको वो आसानी से जीतने की स्थिति में हैं। और वो 2 सीटें हैं रायपुर और दुर्ग। इसके अलावा जो सीटें हैं उनको लेकर के मतलब इन 2 सीटों को छोड़ने के बाद जो 9 सीटें बचती हैं उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये मानते हैं कि जीत इतनी आसान नहीं है जितनी कि पहले समझी जा रही थी। पहले यानी कि कांग्रेस द्वारा जो टिकट का वितरण किया गया उसके पहले जो है जो भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही थी कि वो 11 की 11 सीटें बड़ी आसानी से जीत लेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस ने जो टिकट का वितरण किया है वो बहुत ही प्लानिंग के साथ किया है, जातिगत समीकरणों को भी ध्यान रखा है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके किया है। एक आम जन चर्चा ये भी है कि कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को टिकट दिया है जो आर्थिक रूप से चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। अब ये सवाल बहुत सारे लोगों का जब टिकट का वितरण हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई दीपक बैज जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका टिकट काट दिया गया, वो बस्तर से सांसद थे। आपको बता दें कि एक चर्चा ये भी है कि दीपक बैज जो है चुनाव लड़ने की स्थिति में इसलिए नहीं थे कि वो उनको जनाधार कम है, बल्कि स्थिति जो लोगों में चर्चा है वो ये है कि वो आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे कि वो लोकसभा चुनाव में जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ या भाग ले पाएँ, इसलिए टिकट को बदला गया। अब आपको बताते हैं कि जो सबसे टफ सीटें मानी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बातचीत है और जो उनका विश्लेषण है उसमें जो सबसे टफ सीट है जो बीजेपी मान रही है उनमें सबसे पहली सीट जो है राजनांदगांव में कांग्रेस ने
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई अपना ज़िला छोड़ करके, चूँकि भूपेश बघेल दुर्ग ज़िले से आते हैं और दुर्ग ज़िले में भी वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उनको राजनांदगांव क्यों भेजा गया? तो उसके पीछे एक पूरी रणनीति थी। रणनीति ये थी कि कांग्रेस को ये लगता है कि राजनांदगांव में जो मौजूदा सांसद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है। पार्टी के नेता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता नहीं चाहते थे कि उनको टिकट मिले, और इसके अलावा उनको लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टी का आंतरिक, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी खींचतान भी है, और आम जनता को लेकर के भी कांग्रेस के पास ये फीडबैक था तो नहीं कह सकते, कांग्रेस के पास भी ये फीडबैक है कि उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। उसी का लाभ लेने के लिए जो है भूपेश बघेल को राजनांदगांव से कांग्रेस ने अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अब ये बात आती है कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी कितने सफल हो सकते हैं, तो इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि राजनांदगांव में भूपेश बघेल लगातार सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता को देख करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये लगता है कि राजनांदगांव में चुनाव जो है बहुत आसान नहीं होगा, मतलब टफ होगा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरी सबसे टफ सीट जिसे मान रहे हैं वो है बिलासपुर। बिलासपुर को लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि दुर्ग जिले के एक नेता को, जो कि भिलाई नगर से विधायक भी हैं, देवेंद्र यादव युवा नेता हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं, उनकी सक्रियता के कारण उनको जो है बिलासपुर में भेजने से कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मानते हैं और जो समझते हैं वो बिल्कुल अलग है। उनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिलासपुर की सीट बहुत आसान बिल्कुल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में उतारा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देवेंद्र यादव की सक्रियता। देवेंद्र यादव जहाँ भी चुनाव लड़ते हैं वो उनके लिए करो या मरो का चुनाव होता है। वो पूरे प्राणपण से जुटते हैं और उनको लेकर के ये भी माना जाता है कि वो अच्छी प्लानिंग करने वाले एक युवा नेता हैं। कांग्रेस की सरकार में उन्होंने जो है भूपेश बघेल के बड़े करीबी भी माने जाते थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है वो ये है कि बिलासपुर में, जो बिलासपुर की लोकसभा सीट है, वहाँ यादवों का वोट जो है करीब 2 से 2.5 लाख है। अगर मान लीजिए कि वो पूरा वोट बैंक देवेंद्र यादव के पक्ष में जाता है तो देवेंद्र यादव के लिए बिलासपुर की सीट जो है बहुत आसान हो सकती है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। इसको लेकर के जिस तरीके से बिलासपुर में देवेंद्र यादव सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता भी जो है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं के लिए एक तनाव का विषय है। ये हुई वो 2 सीटें जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत ही टफ मुकाबला मान करके चल रहे हैं। अब आते हैं कि तीसरी सीट कौन सी है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आसान नहीं मान रहे हैं, और वो तीसरी सीट है कोरबा। जिस तरीके से कांग्रेस ने दुर्ग के नेताओं को, जमे हुए नेताओं को गैर जिलों से टिकट दिया है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भी सरोज पांडे को दुर्ग जिले से हटा करके कोरबा में चुनाव लड़ने के लिए उतारा है। अब बीजेपी के लोग क्या मानते हैं उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं उनको ऐसा लगता है कि ज्योत्सना महंत को स्थानीय होने का फ़ायदा मिल सकता है, और ऐसे में जो संगठन के लोग हैं वो पूरी ताकत जो है कोरबा में लगाए हुए हैं अपने प्रत्याशी यानी सरोज पांडे को जिताने के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि कोरबा में बीजेपी के लिए राह इतनी आसान नहीं है जितना कि वो पहले ये मान करके चल रहे थे कि बहुत आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। आपको यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम एक और बड़ी ख़ास बात बता दें। ये आम जनता को भी बहुत अच्छे से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी प्रत्याशी उतारे हैं वो वास्तव में उनका जनता को उनसे बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। वास्तव में चुनाव जो है श्री नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं उनके नाम पर सारी लोकसभा सीटों पर उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं, लोकसभा के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिनको उतारा है, वो जो है अपनी बात करने से ज़्यादा नरेंद्र मोदी द्वारा कराए गए कामों, उनके फ़ोटो और उनके वीडियो को लेकर के ज़्यादा एक्टिव हैं, उनको ज़्यादा शेयर किया जा रहा है और उन्हीं के नाम पर वोट मांगने की पूरी कवायद की जा रही है। तो ऐसे में एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से केवल और केवल नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्येक सीट पर। छत्तीसगढ़ में कमोबेश यही स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं
बाकी की सीटों पर कि वहाँ क्या स्थिति है। अब बात करते हैं हम महासमुंद सीट की। महासमुंद सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से रूप कुमारी चौधरी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू को हटा करके, यानी कि चुन्नीलाल साहू का टिकट काट करके रूप कुमार चौधरी को उतारा है। अब जब साहू समाज की बहुत बड़ी संख्या छत्तीसगढ़ में है और साहू समाज चुनाव को बहुत कायदे से प्रभावित भी करता है, ये आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा कि किस तरीके से ईश्वर साहू ने अपनी सीट तो जीतने के साथ साथ बाकी की आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डाला। इसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस ने दुर्ग जिले के नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद से लोकसभा का टिकट दिया है। यानी कि कांग्रेस ने जो है दुर्ग जिले के ज़्यादा नेताओं को दूसरे जिलों से उतारने में रुचि दिखाई है और इसका जो लाभ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि इसका लाभ कांग्रेस के प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को मिल सकता है। एक तरीके से कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को उतार करके साहू समाज के वोटों को साधने की कोशिश की है। हालांकि पिछले चुनाव में यानी विधानसभा चुनाव में ताम्रध्वज साहू की दुर्ग ग्रामीण से हार हुई थी और वहाँ भी साहू समाज की बहुत अच्छी संख्या है। लेकिन बीजेपी के नेता ऐसा मानते हैं कि महासमुंद में लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अब बात करते हैं बस्तर क्षेत्र की। बस्तर में लड़ाई बड़ी ही गजब हमको दिखाई देती है और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को भी ऐसा लगता है कि बस्तर में जो लड़ाई है वो बहुत आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है कवासी लखमा को, जो कि मौजूदा विधायक भी हैं कोंटा से, और उनको जो है बस्तर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश कश्यप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो कवासी लखमा का जो हो रहा है या कवासी लखमा का जो पब्लिक कनेक्ट है या आदिवासियों से जो कनेक्ट है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि वो बहुत मजबूत है। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा चुनाव में कवासी लखमा बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, ऐसा बीजेपी के नेता मानते हैं। हालांकि बार बार बीजेपी के नेता बातचीत के दौरान ये जरूर कहते हैं कि हम जीत तो सभी सीटें रहे हैं, लेकिन हमको इन सीटों पर बहुत आसान जीत मिलने वाली नहीं है। कांकेर में भी जो है मुकाबला बहुत आसान नहीं है, मतलब टफ है मुकाबला, ऐसा बीजेपी के नेता मानते हैं। कांग्रेस ने बीरेश ठाकुर को जो है चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भोजराज नाग को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। भोजराज नाग जो है आदिवासी अस्मिता के प्रतीक माने जाते हैं और आदिवासियों के लिए वो बहुत काम करने वाले नेताओं में गिने जाते हैं। लेकिन बीरेश ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी कम आंकने के मूड में नहीं है और उनकी जो सक्रियता है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता है कि यहाँ जो चुनाव है इसमें बहुत आसानी से जीत हासिल नहीं की जा सकती है, यहाँ हम लोगों को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कड़ी टक्कर वाली जिन 9 सीटों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर के भाजपा ये मानती है कि जो 9 सीटें हमारे लिए बहुत टफ हैं, उस 9 सीटों में जो है 7वीं सीट है जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या एनालिसिस करते हैं, क्या उनका विश्लेषण है, ये बताने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने अब तक आपको 6 सीटों के बारे में बताया, 9 में से 6 सीटें जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानते हैं कि यहाँ हमारा मुकाबला कांग्रेस से बहुत ही कांटे का है। और इसी कांटे के मुकाबले की जो सीटें हैं 9 सीटें, उनमें से हमने 6 सीटों के बारे में आपको बताया और 7वीं सीट की चर्चा अब हम जांजगीर चांपा के रूप में करते हैं। और जांजगीर चांपा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा मानते हैं कि ये सीट जो है कांग्रेस के लिए बहुत ही प्लस वाली है। प्लस वाली ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी उन क्षेत्रों में जिस जांजगीर चांपा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कांग्रेस हमेशा से मजबूत स्थिति में रही है। इस लोकसभा चुनाव में जांजगीर चांपा जो लोकसभा सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाली है। इसलिए अब आपको इसको बताते हैं कि जांजगीर चांपा में समीकरण क्या है। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने शिव कुमार डहरिया को चुनाव मैदान में उतारा है, जो कि पहले मंत्री थे, पिछली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से मंत्री थे, लेकिन इस जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ऐसा मानना है कि शिव कुमार डहरिया को कांग्रेस के प्रति जो लोगों में एक सिंपैथी है या कांग्रेस के प्रति जो लगाव है
उसका लाभ जो है इस लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए है। ये पूरे जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, में ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें जो जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र है वहाँ संगठन का हर एक कैडर जो है बड़ी मजबूती से सक्रिय है। बाकी लोकसभा क्षेत्रों की तुलना में ऐसा बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है जांजगीर चांपा भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत टफ की श्रेणी में रखते हैं, यानी कांटे के मुकाबले वाली श्रेणी में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन 9 सीटों को कांटे का मुकाबले वाला बता रहे हैं उनमें से 8वीं सीट जो है वो रायगढ़ की है। रायगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने राधेश्याम राठिया को मैदान में उतारा है और जो रायगढ़ का जो इलाका है वहाँ राठिया समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब अच्छी खासी संख्या में हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो है मेनका देवी सिंह को मैदान में उतारा है। उनको लेकर के उनकी छवि जो है क्षेत्र में बड़ी अच्छी मानी जाती है और उनकी सक्रियता भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ये उनकी सक्रियता और जो छवि है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लगता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ऐसा लगता है कि ये इस चुनाव में बहुत आसान जीत जो है रायगढ़ क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली नहीं है। अब बात करते हैं उस 9वीं लोकसभा की जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं कि बड़ा ही टफ मुकाबला हो सकता है, और ये सीट है सरगुजा। भारतीय जनता पार्टी ने चिंतामणि महाराज को यहाँ से उतारा है, आरएसएस से जुड़े रहे हैं और टिकट ना मिलने के कारण एक बार भाजपा को छोड़ करके कांग्रेस में जा चुके हैं। एक बार फिर से उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई और उनको मनाने के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े कद्दावर नेता भी उनसे संपर्क में गए थे। उन्होंने बीजेपी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि उनको विधानसभा का टिकट नहीं मिला था, वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अब जो है लोकसभा चुनाव में मौका दिया है और सरगुजा से प्रत्याशी बनाया है। चिंतामणि महाराज का प्लस पॉइंट ये है कि उनकी आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है, लेकिन कांग्रेस ने जो है शशि सिंह को मैदान में उतार करके भारतीय जनता पार्टी की चिंताओं को बढ़ाया है। शशि सिंह जो है तुलेश्वर सिंह जो कि कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे हैं और जोगी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनकी बेटी हैं, और उनकी सक्रियता जिस तरीके से रही है, लोकप्रियता जिस तरीके से है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये मानते हैं कि सरगुजा में भी मुकाबला जो है बहुत आसान नहीं होने वाला है, यानी कि जो है मुकाबला कांटे का सरगुजा में भी हो सकता है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विश्लेषण या आकलन क्या है उसके बारे में हमने आपको बताया। आपको फिर से दोहरा दें, ये कोई सर्वे नहीं है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से हुई बातचीत के आधार पर जो उनका इंटरनल एनालिसिस है, यानी कि आंतरिक विश्लेषण है, वो है। और जो कैमरे के सामने या सार्वजनिक रूप से दावा किया जाता है वो एक अलग दावा होता है, और आंतरिक रूप से जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तब हमारा आकलन कुछ अलग होता है और उसके हिसाब से रणनीति बना करके पार्टियां काम करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक आकलन था। हम जो है अगले वीडियो में आपको कांग्रेस के नेता जो दावा करते हैं कि वो भी 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, उनकी वास्तव में स्थिति, वो पर्दे के पीछे क्या मानते हैं, यानी बैक स्टेज पर वो अपनी स्थिति क्या मानते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए तीरंदाज से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ऐसे ही तार्किक विश्लेषण आगे भी मिलते रहेंगे। नमस्कार। तीरंदाज।